because the inheritance of acquired characters was a disputed point. Also, if we see the use and disuse organs is also not very appropriate. The only point in Lamarckism was that the environment influences the organism, है ना? वो पॉइंट एक ठीक था, बस बाकी सब तो ऐसे ही. फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज ओके थ्योरी, इट्स अ नाइस थ्योरी बाय डार्विन, है ना? बट डार्विन वाज नॉट confirmed about the sources of variation, है ना? The genetical knowledge was absent, है ना? ये सब चीजें नहीं थी डार्विन के पास. तो फिर हमने क्या किया कि जो म्यूटेशंस वाले पॉइंट को जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ह्यूगो डिवरीज ने अपनी एक थ्योरी दी, दैट वाज म्यूटेशन थ्योरी. ह्यूगो डिवरीज की अपनी एक थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी. वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भाई वो ये चीज है कि भाई सिर्फ म्यूटेशंस एवोल्यूशन करेंगे ये चीज ठीक नहीं है. म्यूटेशंस के अलावा नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो देयर. तो मतलब अपने आप में कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं है. अब डार्विन की थ्योरी अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, बिकॉज डार्विन को सोर्स ऑफ वेरिएशंस का नॉलेज नहीं है. डार्विन को जो है कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि म्यूटेशंस या परसिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे वीकनेस नहीं है डार्विन की. और डार्विन को सोर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में पता नहीं है कि वेरिएशंस पॉपुलेशन में कैसे एग्जिस्ट करते हैं. मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट है, आई मीन रिकॉम्बिनेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल. ओके, और वी से दैट genetic drift is there, mutations are there, gene migration takes place. All these were not known to Darwin. फिर हार्डी ग्रीनबर्ग आ गया. हार्डी ग्रीनबर्ग ने बोला कि भाई को एवोल्यूशन को ऐसे स्टडी करना है, पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे स्टडी करोगे कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट दी पॉपुलेशन का एवोल्यूशन हो रहा है. तो वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए हार्डी ग्रीनबर्ग. तो उससे थोड़ी क्लैरिटी और मिल गई कि वेरिएशंस जो हैं वो पॉपुलेशन में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है, जो डार्विन को नहीं पता थे. डार्विन की थ्योरी ठीक है, डार्विन की थ्योरी ठीक है, लेकिन थ्योरी के अंदर कुछ जो वीकनेसेस हैं उनको भर दिया गया, उनको पूरा कर दिया गया. तो फिर वो बन गया हमारा नियो डार्विनिज्म. जो हमने गलतियां तो खैर क्या मतलब, जो कमियां थी उनको जब पूरा किया तो दैट बिकेम नियो डार्विनिज्म. तो नियो डार्विनिज्म जो है वो काम किसका है? नियो डार्विनिज्म को हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं. मॉडर्न थ्योरी कह सकते हो, सिंथेटिक थ्योरी कह सकते हो. सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यू कैन, आप इसे कह सकते हैं. और नियो डार्विनिज्म, डार्विन का नया जन्म हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना. अब डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा कि वेरिएशंस एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन, वेरिएशंस एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन, ये डार्विन ने कहा. लेकिन डार्विन ने ये नहीं कहा ना कि वेरिएशंस कैसे आए. तो फिर एक इंप्रूवमेंट कर दी हमने यहाँ पे. क्या हमने पीछे एक वर्ड जोड़ दिया गया, जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन. तो दिस इंप्रूवमेंट वी गेव टू डार्विन्स थ्योरी एंड वी मेड इट नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न थ्योरी और सिंथेटिक. हमने उसको
बनाया। तो जैसे कि जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन? तो सबसे पहला तो है क्या, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन तो सभी जानते हो, तो उससे तो होना ही है वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा क्या है, जीन रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, that is also responsible for genetic variations. Gene migration, that is also responsible because alleles, you asked once, is that gene migration, how gene migration is responsible? I think you asked, पूछा था। तो migration में वही है कि when alleles will be drifting from one population to the other, they will be adding alleles to the host population. So ultimately the frequency of the host population will change because new alleles have been added to the host population. यही बात है ना। और जहां से वो लोग निकले होंगे वहां से वो alleles को कम भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि अगर वो अपनी किसी पेरेंटल पॉपुलेशन से बाहर आए, तो जब वो किसी पेरेंटल पॉपुलेशन से बाहर आए हैं तो अल्टीमेटली alleles का वहां पे कमी भी रह गई होगी कुछ थोड़ी बहुत। आई थिंक हो सकता है भाई। मेरे कहने का मतलब ये कि पेरेंटल पॉपुलेशन में भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज है, और जो होस्ट पॉपुलेशन जिसमें इंटरब्रीड करके एलील को ऐड किया वहां भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज है। तो दोनों केसेस में इधर की पॉपुलेशन भी उधर की पॉपुलेशन में भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का जब चेंज होगा तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू evolution of the population, and that will lead to variations in the population, because if you add new alleles, definitely a kind of different phenotypes are added to the population, so that will result in evolution. So आप इतना ध्यान रखना कि भाई ये मतलब नहीं है कि भाई म्यूटेशन से allele में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। जीन रिकॉम्बिनेशन से भी एलेलिक रिकॉम्बिनेशंस अलग अलग बनेंगे। जीन माइग्रेशन से भी आप पॉपुलेशन के जीन पूल में एलील को ऐड करोगे, किसी में ऐड कर दोगे, कहीं से रिमूव कर दोगे। ड्रिफ्ट आप सब जानते हो, ड्रिफ्ट का मीनिंग मैंने बताया था तुमको, है ना। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या पर क्या हुआ? मैं तो बहुत इस चैप्टर को तो मैं इतना मतलब ऐसे कह रहा हूँ, मतलब slowly and steadily like tortoise move कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मुझे चारुलता ने आंसर दिया है, राजुल चंदेल ने, कुशाग्र अग्रवाल ने, सान्या, और आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एक वर्ड है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। सर लॉस ऑफ एलील, लॉस ऑफ एलील, ठीक है, लॉस ऑफ एलील। तो मतलब ड्रिफ्ट एक लॉस ऑफ एलील्स है डेफिनेटली, और जो है चेंज है, ड्रास्टिक चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसीज, a random change in allelic frequency which occurs by chance factor, chance event and not by natural selection, है ना, यही है ना। ओके, non-random mating, कुशाग्र कैन यू स्पीक? तुम बोल सकते हो? यस सर। व्हाट इज non-random mating? सर फिक्स्ड कप मीटिंग, एक पेरेंट एक कन्फर्म पेरेंट के साथ मीटिंग कर रही है, यानी कि रैंडम मीटिंग, मतलब एक स्पीशीज में किसी के साथ मीटिंग हो रही है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चूजिंग पेरेंट्स, I mean choosing the mate, I mean to say, choosing the mate
or ultimately having a progeny with desired features which the parent wants, है ना? और definitely अगर dominant characters उसमें आएंगे तो definitely progeny जो है वो अच्छी होगी, improved होगी. हाँ, correct है. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं कहेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कंफ्यूज मत. कैन वी कॉल इट आर्टिफिशियल सिलेक्शन? मुझे अभिषेक कुमार ने कहा है कि इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. सो कैन वी कॉल नॉन रैंडम मीटिंग एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन? आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो मनुष्य करवाता है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है. अभिषेक, ये किसी पॉपुलेशन में वेरिएशन के कारण को बताया गया. मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो कबूतर के वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हम तुम जो है जबरदस्ती उन कबूतर को पकड़ लेते हैं और फीड करा के छोड़ देते हैं, जाओ भाई तुम्हारे में अच्छा वेरिएशन आ गया. पर ऐसा नहीं है. ये एक पॉपुलेशन में नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक कुमार. जो तुम्हारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन तुमने कहा है, ये बेटा ये मनुष्य करेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ये मनुष्य हाइब्रिड बनता है. समझे अभिषेक कुमार? कुछ आया समझ में? ओके. तो दीज ऑल आर जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन. यहाँ से जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो पॉपुलेशन में आता है. पहला पॉइंट है न्यू डार्विनिज्म. हमने डार्विन के इस थ्योरी में एक इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर दी है. हमने वेरिएशंस इन पॉपुलेशन के लिए एक इम्प्रूवमेंट क्या क्रिएट करी है कि हमने डार्विन के इस पॉइंट को नॉलेज दे दी है कि वेरिएशन इज एक्चुअली जेनेटिक, और जेनेटिक वेरिएशन का जो कारण वो हमने सारे नीचे उसको इम्प्रूवमेंट्स कर दी कि भाई जेनेटिक वेरिएशन की जो रीजन है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन, ड्रिफ्ट एंड नॉन रैंडम मीटिंग होता है. तो ये हमने इम्प्रूवमेंट करी न्यू डार्विनिज्म में. और ये न्यू डार्विनिज्म का जो काम है ये किसका है? Who has done this work of न्यू डार्विनिज्म? तो उसमें काम कुछ व्यक्तियों का है, जैसे स्टेबिन्स हो गया, या टी डॉब्ज़ान्स्की है, या मेयर साहब हैं, उनका वर्क है. पहले ये पीछे बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने आज एक थोड़ा सा चेंज लेके आया हूँ क्लास में. मैंने कहा देखें कि बोर्ड यूज किया जाए. वैसे तो आगे फर्दर कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं कि मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, बट स्टिल मैंने कहा चलो बोर्ड का भी एक थोड़ा सा मजा ही कुछ और होता है. नहीं तो जो है तो उसमें इसमें बस इतना सा मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर के अंदर, उसमें कोई डायग्राम तो है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. बट ये है कि हाँ कि ये थ्योरी किसकी से थी, एटलीस्ट तो तुम अपनी राइटिंग ही दिखा देती है, तो तुम अपनी राइटिंग दोगे नहीं. तो इसके साथ काम है. दिस इज एक्चुअली द वर्क ऑफ स्टेबिन्स. टी डॉब्ज़ान्स्की, मेयर, फिशर, और एक बंदा और जो तुम लोगों ने एक इफेक्ट पढ़ा है, सीवल राइट. इसका नाम याद है तुम्हें? सीवल राइट ने क्या दिया था? सीवल राइट ने कौन सा इफेक्ट दिया? कोई सीवल राइट ने कोई पॉइंट बोला है अपनी थ्योरी में? यस राजुल, सही आंसर दिया, इसने याद कर लिया. जेनेटिक ड्रिफ्ट और सीवल राइट इफेक्ट हम उसको कहते हैं. काफी लोगों का मिलता जुलता काम है ये सब, ये मिल के किया है इन लोगों ने. और स्टेबिन्स की एक बुक है, देयर इज अ बुक ऑफ स्टेबिन्स दैट इज
प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसके अंदर इन्होंने अपनी इस सारी जो ये थ्योरी बता रहा हूँ उसको रखा है। इस थ्योरी को नियो डार्विनिज्म की बात कर रहे हैं। तो नियो डार्विनिज्म हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय स्टेफन्स इन हिज बुक, कौन सी बुक? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये बुक का नाम। अब जो ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास थ्योरी का, ये तो पहला पॉइंट हो गया थ्योरी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थ्योरी, क्या? जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है थ्योरी का, आइसोलेशन। आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में व्हाट डू वी सी कि अब देखो, आपने बोला जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, हमने बोला जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इससे अलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गए और आपने बोल दिया कि एवोल्यूशन हो रहा है। और जो बेसिक एक और भी पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आइसोलेशन हैज रिजल्टेड इन द एवोल्यूशन, आइसोलेशन का मतलब कहते हैं कि व्हेन टू पॉपुलेशंस विल नॉट इंटरमिंगल, इंटरमिंगल मतलब आपस में मिलती जुलती नहीं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। दो पॉपुलेशंस आपस में मिलती जुलती नहीं। अब दो पॉपुलेशन आपस में क्यों नहीं मिलती जुलती? दो पॉपुलेशंस आपस में क्यों नहीं मिलती जुलती? क्योंकि उसमें क्या है? उसमें है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्योंकि हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई क्या आ गया है, कोई बैरियर आ गया है, और वो बैरियर क्या हो सकता है? जैसे कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है कि दो लैंड्स के बीच में एक वाटर बॉडी आ गई, सपोज ऐसे कोई माउंटेन आ गई, तो इधर की पॉपुलेशन उधर नहीं जा सकती, उधर की पॉपुलेशन इधर नहीं आ सकती। तो इसका कोई बेहतर एग्जांपल तुम्हें याद है? चलो, एक तो जोया का आंसर आ गया मेरे पास, सलोनी सिंह का आंसर आ गया, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। कुशाग्र का भी आंसर आ गया, करेक्ट है। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो कुशाग्र है, और जो है सही है। तो सानिया सोनी का भी आंसर आ गया है, अंकुर पल का भी आंसर आ गया। ओके, धनंजय महेश्वरी ने भी अपना एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल दिया है। अभिनव छावड़ा ने भी एग्जाम्पल दिया है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कौन सा है? द सेम वन दैट इज जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज डार्विन्स प्रिंसिपल। हमने इस एग्जाम्पल को न जाने कितनी बार और कहाँ है कि नहीं। तो डार्विन्स प्रिंसिपल या ऑसिन मार्सुपियल्स जो आप लोग पढ़ते रहते हो, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और दो जो लैंड है उसके बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया है, दैट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। तो डार्विन्स प्रिंसिपल आ गया। और कोई एग्जाम्पल है? इसके अलावा मैं तुम्हें और एग्जाम्पल्स लिखता हूं, ठीक है। Am I audible? ठीक।
उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में जैसे मैं बता रहा था कि भाई हमारे पास these are two stretches, these are two land, for example, है ना, और बीच में हमने क्या लिया कि we have got ओशन आ गया, है ना, तो इधर के मेंबर्स जो हैं वो इधर नहीं जा सकते और ये अपने अपने लैंड पे जो है वो यहाँ पे ये अपना इवॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपना इवॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल इवॉल्व इनटू न्यू स्पीशीज। हो सकता है कि पहले वो साथ में यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब ये वाली चिड़िया उड़ के यहाँ पे आ गई और फिर बीच में आ गया पानी, तो फिर यहाँ से ये वापस नहीं जा पाएगा और फिर इसने अपना एवोल्यूशन यहाँ पे अलग से अपने अलग कॉम्बिनेशन यहाँ जो बने वो अलग से बने, है ना। तो द पॉइंट इज, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल जो आता है, एक और अच्छा सा एग्जांपल जो आता है इसके अंदर, दैट इज ये सुना इस्थमस ऑफ पनामा, कहाँ पे? इस्थमस ऑफ पनामा is between Gulf of Mexico and Pacific Ocean, between the Gulf of Mexico and Pacific, और बिल्कुल हम अगर देखें ना तो वही चीज है ये कि भी सपोज अगर ये इधर हमारे पास बीच में एक स्टेट ऑफ लैंड है, इट्स अ स्टेट ऑफ लैंड, इट्स अ स्टेट ऑफ लैंड, और इधर जो स्पीशीज है, इधर की स्पीशीज है सपोज ए स्पीशीज और इधर की स्पीशीज है बी, एकदम अलग अलग स्पीशीज है। इट्स अ स्टेट ऑफ लैंड बिटवीन द पैसिफिक एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको। यहाँ की स्पीशीज यहाँ नहीं जा सकती, इधर की स्पीशीज इधर नहीं आ सकती, इन्होंने अपना इवॉल्व करना है, इन्होंने अपना इवॉल्व करना है, और आज हम देख रहे हैं कि दे हैव बिकम अ न्यू स्पीशीज, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, और क्योंकि इधर की पॉपुलेशन इधर नहीं आई, इधर की पॉपुलेशन इधर नहीं है। इस्थमस ऑफ पनामा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। डार्विन्स फिंचेस हैज बिकम द बेटर एग्जांपल। और एक चीज और, वन मोर एग्जांपल इज देयर, जैसे इंडिया हैज गॉट 47% एंडेमिक स्पीशीज, भारत के पास 47% एंडेमिक स्पीशीज। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है उसके पास अगर हम टॉप पे देखें तो इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालयस, एंड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड वी हैव गॉट द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। अल्टीमेटली दिस इज एक्चुअली कि भाई ट्रायंगल से आपने एकदम इसको, ये ट्रायंगल बन गया है और तीन जगह से एकदम इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऊपर से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया की जो स्पीशीज है दे आर इवॉल्व, इतनी इवॉल्व कि 47% एंडेमिक स्पीशीज हमारे पास मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिलती, बिकॉज कहीं से एंट्री नहीं है, कहीं से और कहीं से लॉस भी नहीं, इधर से ऊपर लॉस भी नहीं हो सकती और आ भी नहीं सकती, यहाँ से भी लॉस नहीं सकता और एंट्री भी नहीं हो सकती। ऐसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो पूरी की पूरी वो भी तो मतलब एकदम कहीं से एंट्री तो पॉसिबल है नहीं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो तीन एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में मैंने बताया, एक तो इंडिया हैज गॉट 47% एंडेमिक स्पीशीज, और दूसरा क्या है अभी इस्थमस ऑफ पनामा, और तीसरा एग्जाम्पल हो गया डार्विन्स फिंचेस। हाँ, तुषार रिवर ऑल्सो राइट, वहां भी एग्जाम्पल हो सकता है फिनलैंड वाला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोलेशन। एक तो हो गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि two species will not interbreed with each other. Two species will not interbreed with each other. है ना, दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। ये किसकी डेफिनेशन है? Who gave this definition? आपके पास लिख के बताओ किसने डेफिनेशन दी है ये? Who gave the definition of species?
जॉन रे गेव द टर्म, जॉन रे ने टर्म दिया स्पीशीज, जॉन रे गेव द टर्म। मैंने पूछा कि किसने ये डेफिनेशन, तो एक आध आंसर मुझे सानिया सोनी का आ चुका है, सानिया सोनी हैज आंसर्ड कि भाई सर मेयर हैज फॉर्मुलेटेड द बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट। हॉर्स्ट मेयर ने स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था। बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा हुआ? अरे उसके अंदर जो आपका चैप्टर है बॉटनी में, कौन सा थर्ड चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर इज दैट? लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में हमने बोला हुआ है कि नहीं? ओके फिलहाल नाउ द पॉइंट इज दिस कि आइसोलेशन का मतलब है कि टू पॉपुलेशंस विल नॉट इंटरब्रीड, टू स्पीशीज विल नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। व्हाई? मेंबर ऑफ स्पीशीज आर जेनेटिकली क्लोज। अब तो मेयर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेयर। मेयर कॉन्सेप्ट है कि दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। मेयर का कॉन्सेप्ट, जॉन रे ने टर्म दिया स्पीशीज, कॉन्सेप्ट आ गया, मेयर ने दे दिया कि दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। हमने ये पढ़ा है कि दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती, तो दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड क्यों नहीं करती? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड क्यों नहीं करती? तो इसमें हमारे पास हम बोलते हैं कि दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। दैट मींस ये जो आइसोलेशन हुआ, दिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कि टू स्पीशीज विल नॉट इंटरब्रीड, दिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक प्री मेटिंग आइसोलेशन और एक पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। दो तरीके से पढ़ रहे हैं, प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन। प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन, ज़ाइगोट बनने से पहले का आइसोलेशन। ज़ाइगोट नहीं बना, ज़ाइगोट हैज नॉट बीन फॉर्म्ड। Why zygote has not been formed? Why two species do not interbreed? आपस में इंटरमिंगल नहीं कर रही, इंटरब्रीड नहीं करती। कारण क्या? सबसे पहला कारण जो निकला है वो एक मैकेनिकल कारण। मेटिंग से पहले की बात करें, मैकेनिकल रीजन। मैकेनिकल रीजन क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द पेनिस एंड वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैकेनिकल रीजन क्या है? External genitalia is the reason. The penis and vulva of the two species, of the members of two species, is not compatible. The penis of the male and vulva of the female of other species is not compatible. That is called mechanical isolation। और इससे ही मैक्सिमम जो होता है वो दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करता। दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करता थी क्योंकि एक ये मेजर रीजन हो जाता है, दैट इज मैकेनिकल आइसोलेशन। है ना? फिर हमारे पास वी हैव साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। अब साइकोलॉजिकल कहो या इसको कहो बिहेवियरल आइसोलेशन। कि बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है। कैसे? बिहेवियर के लिए एक टर्म मैं आपको एक टर्म पता है? कोर्टशिप। Who will tell me what is courtship? कोर्टशिप क्या है?
Tushar Agarwal, the relationship between a man and a woman before they get married. Good. Nice answer. Feeling of affection towards someone. Oh, nice. Good. बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं. This is courtship. Okay. तो courtship नहीं, आंसर ठीक है. आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं अच्छी तरीके से ही बोला गया, बट द पॉइंट इज दिस कि थोड़ा सा मतलब मेडिकल लैंग्वेज की तरह बोले तो इट्स अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड स्टिमुलाई बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ द स्पीशीज. ठीक है ना, लिख दो. सीरीज ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. Series of stimuli and response between male and female of his species. आपको पर इट इज विजिबल ना? ओके, तो सीरीज ऑफ स्टिमुलाई होता है. जैसे साइकोलॉजिकल आइसोलेशन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो हम देते हैं, दैट इज पीकॉक डांस. बट डू यू रिमेंबर, ये मैंने एक बार बताया था. बताए कोई मुझे पीकॉक डांस क्या होता है? मैं ये नहीं पूछा कि डांस कैसे होता है, क्या करते हो, लेकिन मैं इतना पूछ रहा हूँ कि मतलब क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता, क्यों होता है. They dance to attract the peahen, okay, to attract female, okay, during breeding. अच्छा, तो फिर ठीक है, तो male dances to attract the peahen. So if, for example, if 3-4 males are dancing for a peahen, so how the peahen will select, I have to be with that peacock male. How the peahen will select the male? क्या swimmer कैसे swimmer करेगी? Anyone can tell me? They will fight. ऐसा है fight? अच्छा, तुमने लिजर्ड देखे रहे. लिजर्ड्स में ऐसी होती है. The two males used to fight. Komodo dragon, have you seen? Komodo dragon fighting. Komodo dragon is a lizard, the largest lizard. और वो भी फाइट करते हैं. वो तुम्हारे जो वो है पॉइजनस लिजर्ड कौन सी, हेलोडर्मा. तब भूले बैठे तुम कल. I used to tell and used to think, अरे नेट जियो पे देखा था. यस, ओके. वैसे तो देखो ठीक है, वो लोग फाइट तो सब ठीक है, चलती रहती है वो मेल्स के बीच में. द ओनली थिंग इज दैट कि वैसे तो पीहन जो सिलेक्ट करती है, पीहन अपने तरफ से कैसे सिलेक्ट करती है, वो है ब्यूटीफुल प्लूमेज. जिसका प्लूमेज सुंदर होगा, जिसकी आभा, जिसकी शोभा आभा सुंदर होगी, जो है ना अच्छा स्मार्ट दिखता, उसको जो है पीहन सिलेक्ट करती है. क्योंकि वो क्या चाहती है कि जो उसके प्रोजेनीज हैं वो भी कैसी हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं. तो वो अपने प्रोजेनीज के लिए काम करती है. और डेफिनेटली फिर डोमिनेंट एलील्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे किसी पॉपुलेशन के अंदर. और फिर अच्छे एलील जब रिपीट होंगे तो दैट मींस कि उसी की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दैट मींस चेंज हो रही है. और चेंज हो रही है मतलब एवोल्यूशन हो रहा है. feathers are best. Now Dhananjay भी आंसर आ चुके हैं. feathers are best. जिसके feathers अच्छे होंगे, beautiful plumage, select. तो एक mechanical isolation is there. Mechanical isolation का आंसर लिखो. Psychological isolation, behavioral isolation, इसमें courtship का meaning मुझे बता सकते. courtship behavior you should know. और इसके अलावा we have gametic isolation and seasonal isolation. तो इसके अलावा हमारे पास आएगा गैमेटिक आइसोलेशन. अब
और गैमेटिक में मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि गैमेटिक आइसोलेशन में दो स्पीशीज के जो गैमीट्स है वो आपस में फ्यूज नहीं करते, दो डिफरेंट स्पीशीज के गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं करते। क्या रीजन बताया? Why the two gametes of different species do not fuse with each other? What is the reason behind? Or which reaction is species specific for the fusion of the gametes? Do you remember? Anyone can tell me? तान्या सोनी का आंसर आ गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन सान्या सोनी आपने जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखी, यू राइटिंग रॉन्ग। अंकुरफल ये नहीं है, नहीं, मैंने आपको अंकुरफल एक रिएक्शन पढ़ाई थी। आई एक्सप्लेन्ड योर रिएक्शन इन द फर्टिलाइजेशन टॉपिक, व्हाई टू डिफरेंट गैमीट्स डू नॉट मीट। अशोक फोगाट बस वहीं पे था, इसी से पहले है वो रिएक्शन, इससे जस्ट पहले। आप तो आंसर नहीं देता था, मुझे पता नहीं। अब आ गई, ये आ गई है जोया अली का आंसर आ गया। धनंजय मैं 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? Which reaction is species specific for the fusion of male and female gamete? धनंजय नहीं बट कौन सी रिएक्शन बताई हमने? फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन है ना, ये गैमेटिक आइसोलेशन को बताता है, गैमेट आइसोलेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सीजनल आइसोलेशन भी है, सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन उसको कहते हैं। Next one is seasonal or temporal isolation. इसमें हम जानते हो कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो विंटर्स में एक्टिवेट होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो समर्स में एक्टिवेट होते हैं। जो विंटर्स में एक्टिवेट होते हैं वो समर्स वालों के साथ कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते, जो समर्स में एक्टिवेट होते हैं वो कभी विंटर्स वालों के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, है ना। या फ्लावरिंग टाइम का एक हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। फ्लावरिंग टाइम, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मॉर्निंग में अपने पेटल्स ओपन करते हैं और इवनिंग में बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जो इवनिंग में अपने पेटल्स ओपन करते हैं और मॉर्निंग में बंद कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं, पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द टू। तो ये सीजनल आइसोलेशन आ जाएगा। अच्छा, मैं अभी तुमको साइकोलॉजिकल आइसोलेशन बता रहा था, जिसमें मैंने कोर्टशिप का एक एग्जाम्पल लिया और उसमें पीक ऑफ ज्ञान वाला मैंने एग्जाम्पल लिया। हम चाहें तो उसमें एक एग्जाम्पल और रख सकते थे, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। तुम्हें याद है कि मेल कोयल आवाज निकालता है या फीमेल कोयल गाती है? गाता कौन है, मेल कोयल या फीमेल कोयल? कैसे गाता?
आपको पास से मेल, कुशाग्र में कहता है मेल, मानस भी कहते हैं मेल। हाँ आई नो, मेल की आवाज ज्यादा सुंदर, ज्यादा अच्छी होती है, आई नो, मैंने काफी सुना है सोनू निगम को। सही है भाई। तो क्या गाता है मेल कोयल? मेल कोयल कर है मेल कोयल एंड अट्रैक्ट्स द फीमेल, है ना। तो अब ये यहाँ पे जैसे पीकॉक डांस वाली बात कर रहे थे ना, तो सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स भी आ गया इसके अंदर। तो अगर मेल कोयल सिंग कर रहा है, गा रहा है, तो फीमेल कोयल ही अट्रैक्ट करके आएगी। कोई मेल कोई फीमेल कौवा तो आ जाएगी, वो तो आएगी। तो क्या तुमको ये लगता है कि ये जो ये प्री मेटिंग और प्री zygotic आइसोलेशन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे make the members of different species, their behavior, their genetic external genitalia compatibility and everything does not allow the members of two different species to interfere, and zygote will not, because fertilization will not take place ultimately, and this is a very important reaction to fertilization नहीं हो पाएगी। अब मान लो कि कहीं पे ये बैरियर टूट गया, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेप्शन में आप सबने पढ़े होंगे कि देयर आर एक्सेप्शन, और मान लीजिए कि ये बैरियर टूट जाता है और मेटिंग हो जाती है, ये बैरियर टूट जाता है और मेटिंग हो जाती है, तो फिर वहां पे हम बोलेंगे पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन हो सकते हैं। मान लो अगर मेटिंग हो गई तो क्या एम्ब्रियो बनेगा? अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो क्या वो जिंदा रहेगा? अगर मान लो वो जिंदा रहता है क्या वो फर्टाइल होगा? अब यहाँ पे नेचर थोड़ा सा स्टॉप लगा देती है कि मान लो पहली बात तो मीटिंग हो नहीं रही, सारे आइसोलेशन कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं। दूसरा मान लीजिए अगर ये बैरियर ब्रेक कर जाता है प्री मीटिंग वाला और अगर मीटिंग हो जाती है, तो उस केस में फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन की नेचर कैसे स्टॉप लगाती है। तो पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन में जैसे कि हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ये हम लेके चलते हैं। तो सपोज कि अगर मैं कह रहा हूं पोस्ट मेटिंग, या मैं इसको कह सकता हूं, एक और नाम दे सकता हूं, दैट इज पोस्ट zygotic आइसोलेशन। ठीक है, मेटिंग हो गई, लेकिन क्या हाइब्रिड जिंदा रहेगा? तो एक केस आया, बहुत से केसेस में तो हाइब्रिड जिंदा ही नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनवायबिलिटी। ये हाइब्रिड जिंदा ही नहीं रहेगा, इट विल अबॉर्ट, बनेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकेंड केस आता है कि मान लीजिए कि अगर हाइब्रिड जिंदा भी रह गया तो क्या वो फर्टाइल होगा? तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि दैट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी, कि नहीं फर्टाइल नहीं होगा। और दो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल तुम लोग को याद है हाइब्रिड स्टेरिलिटी की, एनी आइडिया? याद आ रहा है स्टेरिलिटी के एग्जाम्पल्स? म्यूल तो ठीक है, पर वो जो तुमने टाइगर और लाइगर वाला एग्जांपल दिया वो गलत है। रियर राज डोंकी बेटा स्पीशीज का नाम है, किसी हाइब्रिड का नाम नहीं। आपने गलत आंसर दिया। अरे हाइब्रिड स्टेरिलिटी का एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, म्यूल। ये नया एग्जांपल लग रहा है क्या? तो म्यूल इज अ क्रॉस बिटवीन
नहीं, ब्यूल इज अ क्रॉस बिटवीन, किस के बीच में? मैंने सुनी डोंकी हॉर्स, तो हमें पता ही है मेल कौन है और फीमेल कौन है इसके अंदर। कोई बात हो गई। मैंने पूछा पता क्या है, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, अरे पता पूछा भाई, तुमने तो पूरी टेरिटरी का नाम दे दिया, एनसीआर का नाम, दिल्ली में रहते हैं। मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, अब ये भी लिखना पड़ेगा, तो मैं बता नहीं पाता था, मेल डोंकी फीमेल क्रॉस विद फीमेल, और इन्हीं तो फिर उल्टा हो जाएगा, मेल हॉर्स हो जाएगा एंड फीमेल डोंकी। ठीक है, मेरे पास आंसर आए तो चारू लता ने उनको बताया, आंसर दिया था, मैंने बता दिया था। अभिषेक कुमार है ऑल्सो आंसर मेल डोंकी एंड हॉर्स। वेरी गुड। तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो गया, मतलब नेचर ने स्टॉप लगाया कि चलो ठीक है, दो स्पीशीज, अब डोंकी एक अलग स्पीशीज है और हॉर्स एक अलग स्पीशीज है ना। क्या नाम है स्पीशीज का, बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ द हॉर्स? थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। ये जैसे तुमसे कोई पूछ लेके तो हॉर्स की स्पीशीज का नाम लिखो, देखो अभिषेक कुमार ने नाम लिखा, अभिषेक कुमार पूरा नाम होता है स्पीशीज का, बेटा तुम जीनस लिखो, पूरा नाम क्या होता है? फोगाट तुम भी आधा नाम लिखो। वही बात हो गई कि तुमसे पूछा है कि नाम क्या है, बोले अंकुर। अरे पल कौन लिखेगा भाई, पल भी तो लिखोगे ना, जैसे चलेगा पता कि हाँ ही इज बिलोंगिंग टू वेस्ट बंगाल। इक्वस कैबलस, अब मेरे पास नाम आया है, सागर वाले एंड डोंकी, डोंकी 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 इक्वस एसाइनस। उषा अग्रवाल अपने आप लिख रहे हो, पहले गूगल में फाइंड करो। याद है? गुड, वेरी नाइस। तो इक्वस is the name of the horse and Equus asinus, ASINUS is the name of the donkey। तो मतलब मैंने एक ही पूछा, मैंने इसलिए पूछा कि आपको स्पीशीज का मतलब स्पेसिफिक नेम अलग है, जीनस तो खैर सेम हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक नेम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो मतलब वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो गया। अब इसके बाद क्या रहा, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो सीधी सी बात है कि अभी तुम लोगों ने जो मुझे कुछ वो दिए थे ना एग्जाम्पल्स, लाइगर और टाइगॉन वाला ना, उसको मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो हाइब्रिड बना नहीं, अबॉर्ट करके। दूसरे केस में हाइब्रिड बना लेकिन कैसा निकला, स्टेराइल, इसके बच्चे नहीं सकते, म्यूट और इन्हीं बच्चे नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज ये गैमीट ही नहीं बना सकते, इनके गैमीट बनते ही नहीं, गोनाड्स नहीं डेवलप, गैमीट नहीं बनते। ठीक है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या है? हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि चलो अब देखो स्टेरिलिटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि हाइब्रिड कैसा हो, फर्टाइल। बहुत रेयर केसेस के एग्जांपल है कि हो सकता है कि हाइब्रिड जो है वो फर्टाइल हो लेकिन हाइब्रिड के बच्चे वो फर्टाइल। तो हम इसमें क्या लेके चलते हैं कि F1 हाइब्रिड जो होता है वो कैसा, फर्टाइल, लेकिन जो F2 है वो कैसा है, स्टेराइल है या फिर वो सरवाइव ही नहीं कर सकता, या फिर वो जिंदा ही नहीं रह सकता। दोनों केसेस हैं, समझ रहे हो? तो अब इसमें तुम कैप्टिव ब्रीडिंग, देखो नेचुरल ब्रीडिंग से तो बहुत ही, नेचुरल ब्रीडिंग से तो एग्जाम्पल्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स के नहीं,
हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कैप्टिव ब्रीडिंग के एग्जाम्पल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग? तो बता सकते हैं? पोल्ट्री फार्म्स, हाँ ये भी सही है। ब्रीडिंग अंडर कैप्टिवेशन, व्हाट इज कैप्टिवेशन पर? इवैल्यूएट करो। सर कैप्टिवेशन मतलब हमने वो उनको एक जगह पे बंद कर दिया और मतलब जबरदस्ती उनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, नेचुरली कभी इंटरब्रीड नहीं करते। करेक्ट? हमारे ओके, यू आल्सो तो सही दिया है पल ने जवाब हमें कि एक पर्टिकुलर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड भी है और उनको जबरदस्ती अलाउ करेंगे एनिमल्स को ब्रीड करने के लिए ताकि वो जो है ब्रीड करें नेचुरली, लेकिन ये स्पीशीज कभी भी आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। ओके, एंड नाउ द एग्जांपल कम्स। तो आप लोग इतनी देर से मुझे बता रहे थे, कुछ बच्चों ने बताया मुझे एग्जांपल इसका क्या कैप्टिव ब्रीडिंग का एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल हमारे पास है टाइगन, अदर एग्जांपल लाइगर, टाइगन और लाइगर। तो यस धनंजय, यू आर राइट, वो बात सही है। धनंजय एंड अभिनव छाबड़ा ने भी मुझे इनपुट्स दिए थे अपने। सर ब्रीडिंग अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड धनंजय सेज दैट परफॉर्म्ड इन जूस। साइना सोनी आल्सो सेज दैट परफॉर्म्ड इन जूस और इन केयर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। वही है। टाइगर और लाइगर के बारे में जरा प्रकाश डालिए कि टाइगर जो है वो किस किस का ब्रीड, किसके हाइब्रिड टाइगर? Dinosaur is now right because अब उसको समझ में आ गया कि मेल भी और फीमेल भी लिख सकते हैं। तो अभिनव छाबड़ा ने फिर वही लिख दिया, भाई मेल और फीमेल बताते हैं इसमें, मेल कौन है और फीमेल कौन है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो अब क्या चारुलता, राजुल, धनंजय, अपूर्वा, अरोड़ा, they have answered correctly, correct। तो इस पे याद करने का तरीका कैसे है? How you have learned, राजुल चंदिल, how you have learned that राजुल आप बोल सकते हो, can you speak? Shall I unmute you? If you can speak, if you say yes, then I will unmute you. No? Okay. क्योंकि पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई आप बता सकते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी के घर में वो बच्चे इधर भाग रहे हैं, शोर कर रहे हैं और फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि अंकुर पल को बीच में आके वो छेड़ जाता है, मुझे पता है। तो स्टिल जो है वो उसके यूज चलो ठीक, बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो first name is Apurva Arora has said, he said the first name is of male and second part of the name is for female. Correct, she is right. Because Ankur Pal कैसे याद करें? Tiger, Tai is male, पहले male, और gun मतलब जो है lion, है ना? Tiger, T-I-G for male tiger, and O-N जो आ रहा है that is for female lion. So male tiger is crossed with female lion. और ऐसी liger देखोगे, लाइगर L-I-G-E-R, तो लाइगर के लिए हो जाएगा मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। आगे ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं लायन और टाइगर के, ये फर्टाइल, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड नेचुरली, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ captive breeding.
ओके, 2 एग्जाम्पल वैसे इसमें एक आध एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि हाइब्रिड बिटवीन पोलर बियर एंड अलास्कन ब्राउन बियर। पोलर बियर्स, पोलर बियर, और एक अलास्का का बियर है, ये भी तुम्हें पढ़ा होगा, अलास्कन ब्राउन बियर। तो फिर वो देखना। छाबड़ा कौन सी डॉली की बात कर रहे हो? डॉली इंदिरा की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? छाबड़ा टॉकिंग अबाउट विद डॉली क्लोन। डॉली क्लोन is breeding. Dolly clone is breeding between 2 species. मतलब किसी के आगे भी हाइब्रिड लिखा होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है जिसको तुम यहाँ पे लिखते हो, मतलब ये कोई रूल थोड़ी है कि हाइब्रिड लिखना है तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूंगा। आप टॉपिक समझिए, हम यहाँ पे 2 स्पीशीज को आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, और आप जो मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो शीप वाला, वो अलग है, क्लोन्ड मैमल, ठीक है ना, वो क्लोनिंग का एग्जाम्पल। पहली बात तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल ही नहीं, इट इज नॉट सेक्सुअल, क्लोनिंग इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा आई जस्ट टेल यू, थोड़ा से यस और नो इफ यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया ना? मतलब आप जो मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो दैट इज ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग वी स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। चलो भाई आगे बढ़ो। और सेकेंड पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज ओवर। थर्ड पॉइंट वी हैव हेरिडिटी, और हेरिडिटी के अंदर व्हाट डू वी सी कि हेरिडिटी के अंदर जो है दैट इज भाई आप सब पढ़ते हो जेनेटिक्स में, स्टडी हेरिडिटी इन जेनेटिक्स, तो मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो आप वहाँ पढ़ लेते हो। बट हमने यहाँ पे जगह दे दी है, वी गेव सम स्पेस टू दिस हेरिडिटी बिकॉज डार्विन को तो खैर नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी हमने इन चीज़ों को जगह दी, ठीक है ना, कि हमने थ्योरी में लिख दिया कि भाई हेरिडिटी इज देयर, भाई जो भी कैरेक्टर्स और जीन्स पेरेंट्स के पास है दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दी ऑफस्प्रिंग, एंड डेफिनेटली जो भी ट्रांसफर हो रहा है ऑफस्प्रिंग में इट्स ऑल फेवरेबल अलील्स और जीन्स जो सिलेक्ट हुए होंगे, नेचर ने सिलेक्ट किया होगा जिन पेरेंट्स को, उनके अलील्स उनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन भी वही बात है कि सीधी सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि नेचर विल सिलेक्ट द यूजफुल जीन्स, यूजफुल जीनोटाइप। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएशन वर्ड ना यूज करते, जीनोटाइप लिखना पसंद करते हैं, बिकॉज हम न्यू डार्विनिज्म की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक डार्विन में बिलीव कर रहे हैं हम, और हम पता है कि वेरिएशन जो कारण है कहाँ से आ रहा है, जीनोटाइप्स, है ना। तो फेवरेबल जीनोटाइप्स विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर, उसी को हम लोग यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। बात वही है, तो हमें डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पे जगह दे दी। हेरिडिटी की नॉलेज जो है वो भी डार्विन की थ्योरी को दे दी। वेरिएशंस कैसे होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसकी भी नॉलेज डार्विन को दे दी कि ड्रिफ्ट है, रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, एक्सेट्रा है। और इन सब से अब अगर हुआ तो न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म, और नई स्पीशीज जब बनेगी, न्यू स्पीशीज जब बनेगी, व्हेन न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीसिएशन। और स्पीसिएशन जो है वो कैसे होता है, स्पीसिएशन जो है वो कुछ तरीके हैं इसके, जैसे कि एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो अभी तो जो है तुम लोग इतना नोट नहीं कर पाओगे, तो तुमको मैं बता रहा हूँ कि एलोपैट्रिक स्पीसिएशन जो है इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली अ एलोपैट्रिक स्पीसिएशन जो है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। अब वो आप चैट भी देखो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो आप मुझे बताओ कि कोई एग्जांपल याद जो यहाँ पे कॉल कर जाएगी, ये थोड़ी मेरी स्पेलिंग कर दूंगी, आलू बन गया एलोपैट्रिक। हाँ जी, कोई एग्जांपल, एनीवन कैन टेल मी।
एलोपेट्रिक में कोई एग्जाम्पल है? राणा अंकुर ने जवाब दिया आज बहुत दिनों बाद, लग रहा है इनकी प्रॉब्लम सारी दूर हो गई, भाई इजीली आ जाते हैं हमारी मीटिंग में ज्वाइन करने। गुड गुड राणा, वेरी गुड। एनी अदर example? Darwin's Finches, Kushal Agarwal has suggested, Tanya Soni has also suggested the same, and definitely the answer is Darwin's Finches, और अभिषेक कुमार ने भी वो डाल दिया। सारे एग्जाम्पल पुट कर दिए जो सर आपने मुझे बताए थे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में, वो सारे कराने के धन्यवाद आपको, आपको ध्यान दिया। गुड। तो डार्विन्स फिंचेस, रेडिएशन एंड ऑल एवरीथिंग हाउस मार्क्स फिंचेस, सब आप एलोपैथिक स्पेसिएशन में एग्जांपल दे सकते हो। गुड। जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है, ये वैसे तो ये बॉटनी में भी कहीं टर्म आता है, देखा हुआ एलोपैथिक सिम्पैथिक तो पढ़ते हो बॉटनी में भी, शायद वो जो डायवर्सिटी वाला चैप्टर है 11 में उसमें। दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से नहीं। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहती है और कुछ मेंबर्स अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के उसी जगह पे अपना एक नया घर बना लेते हैं, वहीं पे जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे बनाते हैं नया घर। ऐसा नहीं है कि वो अब पुराने वाले एग्जाम्पल मत देना कि काउंटर इफेक्ट बना रहा। किसी लोगों ने, कुछ बच्चों ने अपने घर को छोड़ा और ऐसे छोड़ा कि वापस कभी लौट के नहीं आए, और ऐसी जगह चले गए जहाँ से वो लौट के वापस आ ही नहीं सकते थे। एक्चुअली बात तो ये थी, लेकिन ये क्या है कि ये वापस जा सकते लेकिन नहीं जाते, ठीक है ना। तो मैं कोई सोशल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनिमल स्पेसिएशन का एग्जाम्पल, कि कुछ बच्चों ने अपने घर को छोड़ा और अलग से अपना एक घर बना लिया अपने पेरेंट्स के घर के पास में, और वहाँ पे रहने लगे, लेकिन अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन से कभी कोई नाता नहीं रखा। तो बोला अब हम घर में इकट्ठे हो चुके हैं, हम उनसे बात नहीं, और फिर ऐसे कर लिया, ऐसे बात नहीं करी, मतलब ऐसे मतलब नहीं मिले जुले, ये नई स्पीशीज बनती, बताइए। मतलब कि इट इज विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, living in the same geographical area and becoming reproductively isolated with the parental population, and they form useful activity that is called sympatric speciation. And इसमें जो example हमारे पास आता है वो plants का आता है, जैसे polyploidy. I hope you know what is polyploidy. सबको पता होता है polyploidy. Yes. Polyploidy, yes, Kushal Agarwal, your example is also good. But plants में मुझे ये बताओ कि plants में तुमने ये polyploidy पढ़ा हुआ है, ये tetraploid, hexaploid, triploid, ये सब तो बनता है, so all is a result, और ये plants सेम जगह पे रहते हैं और pollination करके वो ऐसा हो जाता है। I hope ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो वहीं पे रहते हैं, तो देखो ना, कोई hexaploid बन गया, कोई tetraploid बन गया, तो इससे बेहतर एग्जाम्पल तो मुझे लगता नहीं कि कोई है, बिकॉज तुम बॉटनी में एग्जाम्पल बहुत प्रोमिनेंटली और आराम से है ना। और बाकी वेल्स वगैरह के एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, वो दे आर वैसे है, उसके एग्जाम्पल हैं, बट बहुत रेयर है वो। प्लांट्स का मेजर एग्जाम्पल इसमें आते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीशीज। मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन और क्लैडोजेनेसिस, द थर्ड वन, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन का मतलब यह है कि एक स्पीशीज से एक से ज्यादा स्पीशीज, एक स्पीशीज से एक से ज्यादा स्पीशीज बना। जैसे मान लो कि अगर एक स्पीशीज ए है, सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीशीज ए है, दिस इज अ स्पीशीज ए, और इस स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज बन गई, सपोज ए से बन गया बी, 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 सपोज। तो अब इसमें फिर एग्जांपल कौन सा आ जाएगा? फिर कोई एग्जाम्पल आ सकता है इसमें? अडैप्टिव रेडिएशन, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम्पल भी बता दो, तुमने इतने सारे एग्जाम्पल रट लिए, उसके एक ही एग्जाम्पल बार बार प्रचलित होता जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, बार बार रिपीट होता जा रहा है ना। डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस एक ऐसा उदाहरण है
तो डार्विन को अमर बना दिया इसने। जगह जगह पे ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल तुमने कहाँ पढ़ लिया? तुमको मैंने पढ़ा था अडैप्टिव रेडिएशन में शुरुआत में, फिर उसके बाद ये आया फाउंडर इफेक्ट, देन मैक्रो एवोल्यूशन में भी एक टर्म यूज करते हैं, देन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, फिर ये एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में भी आया, और फिर अब फिर एक क्लैडोजेनेसिस एक टाइप का स्पीसिएशन है, मल्टीप्लिकेटिव स्पीसिएशन, इसमें भी ये एग्जाम्पल से आता है। 6 जगह ये एग्जाम्पल फिलहाल। चलो गुड, आप समझ गए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव। अगला टर्म हमारे पास कौन सा है? फ्यूजन स्पीशीज। फ्यूजन स्पीशीज वैसे तो ये टर्म काफी रेयर हो चुका है बिकॉज एग्जाम्पल्स बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एज अ टर्म हम इसको पढ़ लेते हैं। फ्यूजन स्पीशीज का मतलब ये जैसे नाम बता रहा है, फ्यूज करना। व्हेन टू और मोर स्पीशीज फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल स्पीशीज। सपोज इफ आई से ए था, ए एक स्पीशीज है और बी एक स्पीशीज है, और दोनों आपस में मिलजुल करके उन्होंने एक स्पीशीज बनाई, दैट इज कॉल्ड सपोज सी। तो जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज आपस में जुड़ के एक सिंगल स्पीशीज बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन स्पीशीज। और मैं अपने नोट्स में इसमें एक टर्म लिख के दूंगा कि इट इज एलोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन। एलोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि एलोजीनस का मतलब ये है कि एलो तुमने पढ़ लिया है, पॉलीप्लॉइडी पढ़ लिया, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ये टर्म्स पढ़े। ओके, तो तुमने फिर पढ़ा होगा कि एलो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना? ऑटो का मतलब सेल्फ, लेकिन एलो में वही बना कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में जुड़ गई और फॉर्म प्रोड्यूस। चलो ठीक है, अभी जो 5वां वाला लिखा हुआ तुम्हारे सामने फाइलेटिक स्पीसिएशन और एनर्जेटिक, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये क्या कह रहा है कि फाइलेटिक स्पीसिएशन और एनर्जेनेसिस जो है 5वां पॉइंट जो है, इसको मैं कह रहा हूँ ऑटोजीनस ट्रांसफर। ऑटोजीनस ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका 5वां पॉइंट है फाइलेटिक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। अब ये वाला केस तुमको मैंने पहले क्या पढ़ा है कि ए से बन गया बी, सी एंड डी, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव, ए से बी बन गया। एलोजीनियस में क्या हुआ कि भाई दो मिल गए एक में। ऑटोजीनियस जो है, जो तुम्हारा 5वां है, ये फाइलेटिक है ना, इसमें क्या है कि एक स्पीशीज में वेरिएशन आए तो वो दूसरी में कन्वर्ट हो गई, दूसरी में आए तो तीसरी में कन्वर्ट हो गई, तीसरी में कुछ वेरिएशंस पाइल अप किए तो वो चौथी बनती है। कोई एग्जांपल याद आता है? कोई एग्जांपल याद आ रहा है? मैंने ऐसा पढ़ाया तुम्हें कि ये से ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे yes, Anasoni is right. Correct. Anyone else? नहीं किसी को तुमने अभी टेस्ट दिया, आई थिंक तुम्हारा टेस्ट कल था। चलो फिर साइंस वाला एग्जांपल बताते हैं आपको, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो हमने उसमें पढ़ा था कि Hyracotherium it gave rise to Orohippus,
then mesohippus, myohippus, parahippus, merihippus, pliohippus, equus, equus की पूरी तो वो that is it. चलो इस फिफ्थ के बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक जो पर एक टर्म रखा है नीचे बॉटम पे सिक्स्थ टर्म दैट इज स्कैसीजेनेसिस. स्कैसीजेनेसिस जो होता है वो लिविंग फॉसिल्स में देखने को जिसमें कोई चेंज हम नहीं ऑब्जर्व करते. लिविंग फॉसिल्स में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं. कोई एग्जाम्पल किसी को याद है जिसका एवोल्यूशन स्टेबल हो गया और मतलब स्टैटिक चल रही है उनकी जनरेशन, उनमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं है ना. सुनिए ये बॉटनी का एग्जाम्पल दिया आपको. आई नीड एग्जाम्पल फ्रॉम जोलॉजी बिकॉज ये क्लास जोलॉजी की चल रही है. आई नो कि आपको बॉटनी ज़्यादा पसंद बट मैडम पीपीटी वगैरह मतलब ड्रॉ करके आती है. आई नो दैट. तो लेकिन आई वांट कि जोलॉजी का बेहतर एग्जाम्पल लगे. तो और तुमने पढ़ा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ. आई बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू सी एनसीईआरटी विल गेट दिस लिविंग फॉसिल. तो लास्ट टाइम पे मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया. कोई एग्जाम्पल कोई आंसर भी नहीं आ रहा. पर लग रहा है कि एकदम मामला डाउन. अशोक फोगाट ने आंसर दे दिया हमको. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है. लैटिन वेरी गुड. चलो मैं ही बता दूं. तो धनंजय महेश्वरी मैंने आपसे कहा था आप मुझे लिविंग फॉसिल्स के एग्जाम्पल दीजिए. हाँ लिम्यूलस. It is limulus, LIMM. Spelling is wrong. Limulus or king crab, arthropoda, living fossil. और लास्ट नंबर मैंने जो पढ़ाया था एक स्फीनोडॉन पंक्टेटर. स्फीनोडॉन जो टुआटारा ऑफ न्यूजीलैंड वो भी लिविंग फॉसिल. लैटिमेरिया भी है और लिम्यूलस किंग क्रैब भी. ठीक है. स्कैसीजेनेसिस में मैंने यही कहा है महेश्वरी जी कि जो हमारा एवोल्यूशन है लिविंग फॉसिल्स के अंदर दैट हैज नॉट अंडरगॉन एनी चेंज. कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ है अभी तक उनकी जनरेशन. दैट मीन्स इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ स्टैटिक अपीयरेंस आ रहा है एवोल्यूशन के अंदर. नो चेंज हैज बीन ऑब्जर्व. जैसे अगर मैं लिम्यूलस की बात करूं तो नो चेंज हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द पास्ट 190 मिलियन ईयर्स. दैट इज कॉल्ड स्टैटिक. नो चेंज. ओके ये एक टर्म है. अगर आप इसको स्पीसिएशन में मैंने यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 6 लिख दिया है तो डोंट गेट कंफ्यूज. ये वैसे मैं नोट में लिखूँ. ये 6 नंबर मुझसे यहाँ पड़ गया था तो ये नोट पे लिखूंगा मैं. डोंट बी वरीड फॉर दैट. है ना. स्पीशीज वैसी रही है, कोई चेंज नहीं है. स्पीशीज कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने आई होप क्लास 11th में शायद कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे. स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ा है. कुलपल मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट हैव यू रेड? मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट 11th बॉटनी या बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ते ही. वो तो पढ़े हो. वो तो मेयर का जो कॉन्सेप्ट सबने पढ़े हो. स्पीशीज और मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट सेज दैट द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर.
and separable from other species by morphological discontinuities. मतलब कि हिंदी भाषा में इसको अगर बोलें तो सिंपल सी बात है कि सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सीधी सी बात है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये जो मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, it was given by डेविस एंड हेवुड। डेविस और हेवुड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और इनके हिसाब से जो है कि इनके हिसाब से जो सिमिलर स्पीशीज हैं, जो मतलब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सीधी सी बात है, बस इसमें एक पॉइंट याद करना है, ठीक है? Members of same species are morphologically similar. Okay. That's it. ये morpho species concept. तो ठीक है, ये superficially ये phenotype की बात है. We're talking about phenotype. है ना? ये मतलब अगर आपने देखा कि यार ये जो एक member है, इसके पास भी 2 आंखें, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये नाक सब एक जैसा दिख रहा है, चलो ठीक है यार, ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करता है। तो ये एक तरीका है किसी स्पीशीज कॉन्सेप्ट मानना ना माना, ये हमारी अलग बात है। हमने जो अभी तक स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, वो आपका जो नेक्स्ट है आपका बायो स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है। बायो स्पीशीज कॉन्सेप्ट को वैसे तो it was given by, किसने दिया था? Buffon। दिया Buffon ने था, लेकिन it was formulated by, it was formulated by Mayer। फॉर्मुलेट मेयर ने किया था, दिया Buffon था, लेकिन हम लोग मेयर का नाम पढ़ते हैं इस केस में, है ना? मेयर के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज दिस, बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट इज द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस, मेक, इंटरब्रीड, बट दे डू नॉट डू विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। सभी जानते हैं, आई होप यही स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और यही मेयर ने इसको फॉर्मुलेट किया है, यही मेयर ने डेफिनेशन दी है। समझ आ गया? यही काम किया है, यही बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट। लेकिन बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह वीक पड़ जाता है। बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट एक जगह वीक पड़ता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? आया ना? बायोस्पीशीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे बताओ, तुम लोगों को समझ आ रहा है? आया ना? आ रहा है? ओके, इट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं प्रोटोजोआ अमीबा की बात करता हूँ तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? No, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये स्पीशीज कॉन्सेप्ट उन स्पीशीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो क्या कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वीकनेस नहीं होगी इसमें, अरे हुई ना? लेकिन फिर भी मानते हैं हम इसको, बिकॉज देखो यार, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही मोस्टली क्या चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली, इसलिए ये
बहुतायत स्पीशीज के लिए, मैक्सिमम स्पीशीज के लिए एकदम ठीक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट एकदम से गलत नहीं है कि दो स्पीशीज, दो मेंबर्स अगर सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं तो वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो दूसरी स्पीशीज के साथ कभी इंटरमीट करते ही नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है, एकदम करेक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन एक जो वीकनेस आ जाती है कभी कभी वो किस पे आ जाती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और इसी के लिए मेयर ने एक टर्म यूज किया, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेयर ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज को क्या बोला था, पैरा स्पीशीज। और एक दूसरा बंदा आया, इसका नाम था गिजलेन। ये ना बंदे का, ये पर्सन का नाम कैसा नाम है मुझे खुद नहीं, गिजलेन। ओके, तो इसने ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज को बोला था इसने ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज को बोला सूडो स्पीशीज। ये तो सूडो ही बोल दिया सीधा, ये तो फॉल्स है। तो जो वीकनेस आई है हल्की सी, एक लिमिटेशन आई है, दैट इज फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज, जिसको मेयर ने क्या बोल दिया था, पैरा स्पीशीज। ये नाम याद करना, एग्जाम में टेस्ट देते हैं। अच्छा, एक बात और, थोड़ी सी वीकनेस हमें फॉसिल्स के केस में भी देखने को मिलती है कि फॉसिल के हम क्या स्पीशीज बोलते हैं, फॉसिल तो रिप्रोड्यूस करेगा नहीं, फॉसिल रिप्रोड्यूस करेगा, डू फॉसिल रिप्रोड्यूस? नो। सो व्हेन फॉसिल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो आप उन्हें कैसे स्पीशीज कर, हाउ यू विल पुट देम इनटू स्पीशीज, इन व्हिच स्पीशीज डू दे बिलोंग। उस केस में हम थोड़ी सी मदद लेते हैं मॉर्फो स्पीशीज की। भाई देखा, भाई उसका जो फॉसिल मिल रहा है वो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो उसको हम यहाँ रख सकते हैं, फिर हम सहारा ले लेते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। तो एक ये दो वीकनेस बता दी मैंने तुम्हें, और एक तुम्हें टर्म मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू नो, मैं पढ़ा हुआ है व्हाट आर सिबलिंग स्पीशीज? एनी आइडिया? सिबलिंग स्पीशीज, किसी को आइडिया है? सिबलिंग स्पीशीज नहीं ऐसा। सिबलिंग स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। Morphologically similar but reproductively isolated। दिखती एक जैसी है लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं करती। अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनकी मॉर्फोलॉजी एकदम सेम है, आप देख के बोल ही नहीं सकते कि ये अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स हैं। लेकिन जब ब्रीड कराने की बारी आती है तभी आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। एक एग्जाम्पल, तुम लोग आजकल जेनेटिक्स में एक बहुत ही बढ़िया एनिमल तुम लोग पढ़ रहे, मतलब पढ़ते रहे, तुम पढ़ लिया होगा ये तो। एक एग्जाम्पल इसमें आता है हमारे पास, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला pseudoobscura, and Drosophila persimilis. Drosophila pseudoobscura, Drosophila persimilis, ये दो स्पीशीज हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर
एकदम सेम, but they are reproductively isolated. They will not interbreed with each other, but they are morphologically एकदम ditto same. That type of species is called sibling species. Okay. अच्छा एक और टर्म है हमारे पास पॉलीटिपिक स्पीशीज. इसको याद है? बड़ा इंपॉर्टेंट, पॉलीटिपिक स्पीशीज. पॉलीटिपिक बता सकता है? Very good. Ria Raj has answered and she is right. Polytypic species are those species which have. Zoel is also right. Having two or more subspecies. I hope subspecies तो सभी ने पढ़ा हुआ है. पढ़ा हुआ है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला. या पढ़ा हुआ है बॉटनी के कुछ एग्जाम्पल्स, ब्रासिका and all, है ना? कौन से एग्जाम्पल पढ़ते हो? सारे एग्जाम्पल तो उन्होंने पढ़ा. या एक तो होमो सेपियंस, सेपियंस सब ने पढ़ा, ठीक है नहीं? चलो ठीक है. वैसे क्रो का एग्जाम्पल जो है वो काफी अच्छा है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो. कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, हैव यू हर्ड ऑफ इट? कोई बात. Corvus splendens splendens होता है Corvus splendens prodigatus, Corvus splendens insolens. Indian crow, Burmese crow, श्रीलंकन crow, पाकिस्तानी crow, ये सब subspecies. लेकिन subspecies can interbreed. Subspecies can interbreed. Sibling species cannot interbreed. Sibling will not interbreed, but polytypic are actually subspecies. They can interbreed among themselves. ठीक है बच्चों, ये एक टर्म था. चलो, और एक आखिरी तुम्हें बॉटम पे एक दे रखा है एवोल्यूशनरी स्पीशीज. तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट बोला गया. और ये दिया था सिम्पसन. एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सिम्पसन. इन्होंने थोड़ी चलाकी चली है. चलाकी क्या चली है? इन्होंने एवोल्यूशनरी स्पीशीज बोला. इन्होंने स्पीशीज को स्पीशीज ना बोल करके एक टर्म यूज किया है एवोल्यूशनरी स्पीशीज. एवोल्यूशनरी स्पीशीज इज अ lineage. It's a lineage which evolved within its own evolutionary roles and tendencies. All evolutionary role and tendencies. जैसे कि हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़ा था. तो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स आपने क्या देखा? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ब्रेन, स्ट्रेटनिंग ऑफ द बैक, loss of toes, development of third toe, है ना? Replacement of premolars by molars, development of the molars and serrations, and they converted from browsing habit to grazing. ये सब पढ़ा during the horse evolution. अब मुझे बताओ कि जो ये evolutionary tendencies और roles जो horse के evolution में आए, क्या यही सेम एलिफेंट में आया हूँ, या यही सेम वेल में आया हूँ, वेल के एवोल्यूशन, या हिपोपोटामस के एवोल्यूशन, क्या यही चेंजेस आए हूँ?
नहीं, सेम चेंजेस थोड़ी आ जाएंगे, उनके अपना एक रोल है। अब व्हेल का एवोल्यूशन वाटर को अडेप्ट करने के लिए बेटर होगा, जबकि हॉर्स का एवोल्यूशन जो है वो रनिंग हैबिट के लिए हो रहा होगा, है कि नहीं। एलिफेंट का एवोल्यूशन सिर्फ वॉकिंग के लिए हो रहा होगा, है कि नहीं। तो जिसका जैसा लोकोमोशन होगा बिल्कुल वैसा उसका एवोल्यूशन हो रहा होगा। यानी कि एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन एवोल्यूशनरी रोल एंड टेंडेंसीज। उसको बोल दिया एवोल्यूशनरी स्पीशीज बाय सिम्पसन। थोड़े चालाक हैं, इन्होंने कहा यार देखो बायो स्पीशीज कॉन्सेप्ट तो एकदम सही जाता है कि नो टू स्पीशीज विल इंटरब्रीड विद ईच अदर। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग राइट, एकदम करेक्ट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम I have given a point. What species नहीं, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, evolutionary. Evolutionary species is a lineage which evolves with its own evolutionary role and tendencies, which is separable from the others. जो दूसरों से अलग हो, क्यों? Because same changes थोड़ी आएंगे, उनके नीड्स अलग होंगी, उनकी हैबिट अलग होगी, उनकी एक्लिमेटाइजेशन अडेप्टेशन अलग होगी, उनकी निश अलग होगी, उनकी वांट अलग होगी, ठीक है नहीं। तो दे हैव डिफरेंट, तभी तो अडेप्टिव एडिशन में आपने पढ़ा कि कुछ चिड़िया वो कैक्टस खा रही है, कुछ खा रही है इंसेक्ट, कुछ खा रही है बर्ड्स, कुछ खा रही है सीड्स। तो हर एक की अपनी अपनी एवोल्यूशनरी रोल एंड टेंडेंसीज है। तो फिर एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन एवोल्यूशनरी रोल एंड टेंडेंसीज। इतनी बात बोल के सिम्पसन ने पॉइंट दिया और मेयर की बात को भी रख लिया, थोड़े चलाक निकले, मेयर की बात को भी रख लिया और कह दिया कि नो डाउट reproductive isolation is one of the aspects, but every species has its own evolutionary role and tendencies also. This point was added into the point of the Mayer and given as an evolutionary species concept by Simpson. कोई नहीं, इतना एग्जाम में आता नहीं है, इतना एग्जाम में नहीं आता है, मैंने टाइम बहुत लगाया इसमें, but thing is that because this topic is given, तो टाइम लगाया, बट मैंने इतना आता नहीं है। आएगा तो मैक्सिमम अगर आए तो बायो स्पीशीज ही आएगा, जो पहले से याद होगा। हाँ, लेकिन जो ये दो टर्म्स हैं सिबलिंग एंड पॉलिटम, ये पता होने चाहिए बिकॉज ये एग्जाम एटलीस्ट अगर ऑप्शंस में ही आएंगे तो फिर यू विल बी एबल टू मेक इट आउट ना कि ये आंसर है भी या नहीं, जस्ट टू कैंसिल आउट द ऑप्शंस। फाइनली, वैसे तो अब मुझे एक नया टॉपिक शुरू करना है। टुडे वी हैव लेस टाइम, विल बी डिस्कसिंग विद ह्यूमन एवोल्यूशन। लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा बस 1 मिनट में बता दूँ कि जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है और जो प्राइमेटा का एवोल्यूशन है, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ट्री शूट। और हम लोग प्राइमेटा का एवोल्यूशन यहाँ पे मेरे इस डायग्राम में देखते हैं। प्राइमेटा इज अ ऑर्डर। Primata is an order of subclass Eutheria, और इस Primata order के अंदर कौन कौन आता है? Monkeys, apes, humans, lemur, loris and tarsier। ये जानते हैं, जो सामने लिखा है ना lemur and tarsier, they are actually primates। और इनसे एक लाइन निकल रही है further which is moving to monkeys। ओके, एंड फर्दर लाइन जो जा रही है पैरापिथेकस से ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और फिर ये पैरापिथेकस से बना ट्राइपिथेकस, ट्राइपिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एप्स निकल रहे हैं। एंड देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नस एंड होमो सेपियंस सेपियंस, तुम और मैं, होमो सेपियंस सेपियंस। ये पूरी एक लाइन है ना कि मॉडर्न मैन जो है वो क्रो-मैग्नन मैन से बना। अब ये सब क्या होते हैं तो अगली बार बताऊंगा। लेकिन और निएंडरथल मैन बीच में निकल गया और एक्सटिंक्ट हो गया, और इससे कोई फर्दर मैन बना नहीं। मतलब मैं कहूँ कि मॉडर्न मैन निएंडरथल मैन से बना तो ये गलत होगा। मॉडर्न मैन जो है वो किससे बना? क्रो-मैग्नन, है ना। अच्छा, फिर बस एक लास्ट पॉइंट और कि जैसे ये ट्राइपिथेकस आप देख लो यहाँ पर लाइन, तो ये कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमंस का भी, बिकॉज यहाँ से ह्यूमंस की लाइन निकल रही है, इट इज मूविंग टू